मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रही थी, तो मैं पैदल चल रही। सेना में किस पोस्ट पर है इंद्रेश महाराज की पत्नी, क्या करती है? इंद्रेश महाराज की पत्नी आखिर कैसे एक साधारण और कामकाजी लड़की को पसंद आ गई? एक आध्यात्मिक गुरु। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इंद्रेश उपाध्याय की जीवन संगिनी कौन है, उनका परिवार क्या करता है और उनकी शिक्षा और पृष्ठभूमि कैसी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इंद्रेश महाराज की नजर आखिर कैसे शिप्रा शर्मा पर गई और दोनों के मिलने की कहानी क्या रही। यही कारण है कि उनकी शादी की खबर ने एकदम से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग उत्सुक हैं कि शादी में क्या क्या हुआ, किसने आशीर्वाद दिया और शादी का आयोजन कैसे किया गया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी सच्ची और विस्तार से जानकारी, ताकि आप जान सकें कि इंद्रेश महाराज और शिप्रा शर्मा की शादी की कहानी क्या रही, उनके जीवन की शुरुआत कैसी रही और आखिर क्यों यह शादी उनके अनुयायियों और फैंस के बीच इतनी चर्चा का विषय बन गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते और जानते हैं कि आखिर उनकी पत्नी कौन है और क्या करती है। लेकिन यह जानने से पहले चलिए जरा हम यह भी जान लें कि इंद्रेश उपाध्याय आखिर कौन है और कैसे वह इतने फेमस हुए और कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके शुरुआती जीवन के बारे में भी जाना जाए और यह भी समझा जाए कि आखिर उसके अंदर वह चमक कहां से आई जिसने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म वृंदावन की पवित्र धरती पर हुआ और यह बात आप भी जानते होंगे कि वृंदावन में जन्म लेने वालों के जीवन में एक अलग ही अध्यात्म होता है। वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी सब में भक्ति घुली रहती है। और वहीं ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्मे इंद्रेश बचपन से ही उसी माहौल में पले बढ़े जहाँ सुबह भजन की धुनें गूंजती थीं, जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं रोज सुनाई जाती थीं, जहाँ हर दिन भगवान का स्मरण करके दिन शुरू होता था। उनके पिता कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर खुद वृंदावन के जाने माने कथावाचक थे और हजारों लाखों लोग उनकी कथा सुनने आते थे। और ऐसे माहौल में बड़ा होना अपने आप में ही एक साधना जैसा होता है जिसे कोई चाहे भी तो दूर नहीं कर सकता। इंद्रेश की मां नारवदा शर्मा भी पूरा माहौल भक्तिमय बनाए रखती थी। वह खुद भी भक्ति के रंग में रंगी रहती थी और परिवार को भी उसी दिशा में चलाती थी। घर में 3 बहनें भी थीं और पूरा परिवार संयुक्त परिवार की तरह रहता था, जहां सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और इसी पारिवारिक संस्कार ने इंद्रेश के व्यक्तित्व को और भी शांत, सरल और विनम्र बनाया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बचपन में ही वह घंटों तक पूजा में बैठ जाते थे और बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते रहते थे। इंद्रेश ने जब लगभग 13 साल की उम्र पाई तभी उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। और यह बात सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 13 साल की उम्र जहाँ बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, वहाँ इंद्रेश ने पूरे 18 अध्याय याद कर लिए थे। और इसी उम्र से उनके भीतर अध्यात्म का एक तेज पैदा हुआ, जिसके कारण उनके अंदर कथा बोलने का आत्मविश्वास भी बढ़ा। और एक दिन आया जब उन्होंने खुद भी कथा बोलने का निर्णय लिया। साल 2015 में गुजरात के द्वारका शहर में उनका पहला भागवत कथा आयोजन हुआ और लोग बताते हैं कि पहले ही दिन श्रोता उनकी वाणी और उनके भाव से इतना प्रभावित हुए कि कथा स्थल पर भीड़ लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते उनका नाम लोगों की जुबान पर फैल गया। सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका था और वहां भी लोगों ने उनका भक्ति मार्ग से भरा कंटेंट पसंद करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया, उनका नाम देश विदेश में फैलने लगा। इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उनको फॉलो करने लगे और अभी जब उनकी शादी की चर्चा जोर पर थी तभी उनके फॉलोअर्स 20 से 30 हजार एक ही 2 दिन में बढ़ गए। यूट्यूब पर उनका भक्ति पठ नाम का चैनल भी चल रहा है, जहाँ वह अपने भजन, अपनी कथाएं और भक्ति से जुड़े वीडियो डालते रहते हैं। और वहां भी उनके 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उन्होंने भक्तिपथ संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि श्रीमद् भागवत और भागवत शिक्षाओं को दुनिया भर तक पहुंचाया जाए। अब इन सब के बीच लोग लगातार यह भी जानना चाहते थे कि इतने बड़े भक्ति परिवार का बेटा आखिर शादी किससे करेगा, कैसी होगी उसकी जीवन संगिनी, क्या वह भी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आएगी या फिर किसी साधारण परिवार से होगी, क्या वह किसी बड़े अधिकारी की बेटी होगी या किसी राजनीतिक घराने से जुड़ी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद भी किसी बड़े पद पर काम करती हो। लोग लगातार अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन असली सच जानना हर कोई चाहता था। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगीं, कुछ अफवाहें भी फैलने लगीं। कहीं कहा गया कि शादी होने वाली है, कहीं कहा गया कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। कहीं कुछ लोग लड़की के बारे में गलत जानकारी फैलाने लगे कि शायद वह सेना में किसी बड़े पद पर है या शायद किसी डीएसपी की बेटी है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि यह रिश्ता पूरी तरह राजनीतिक स्तर पर तय हुआ है। लेकिन असली सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही थी।
और हर कोई यही चाहता था कि इस पर कोई पक्की जानकारी मिले। और अब जब यह शादी सचमुच हो चुकी है और 5 दिसंबर की तारीख हमेशा के लिए खास बन गई है, तब इस बात को जानना और भी जरूरी हो गया कि आखिर यह सब कैसे हुआ, कैसे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई, कैसे धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और कैसे दोनों परिवारों ने मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। अब लोग सबसे ज्यादा जिस बात को जानने को बेचैन थे वह यह थी कि आखिर शिप्रा है कौन, क्योंकि जब भी किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु की शादी होती है तब उसका जीवन साथी लोगों की जिज्ञासा का बड़ा कारण बन जाता है। और यही इस शादी में भी हुआ। लोग लगातार पूछते रहे कि आखिर वह लड़की है कौन जिससे इंद्रेश उपाध्याय ने शादी की है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग तरह तरह की बातें फैलाते रहे और बहुत से लोग तो यह भी दावा करते रहे कि शायद शिप्रा किसी बड़े पद पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी की बेटी है और इसी वजह से यह शादी इतनी चर्चा में है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों को पता चला कि बात कुछ और ही है और हकीकत बिल्कुल साफ और सरल है। असल में शिप्रा शर्मा एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार से आती है और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से अध्यात्म और सेवा से जुड़ी रही है। वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार अब पंजाब के अमृतसर में रहता है और वहां से ही उनका घर, परिवार और रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। उनके पिता हरिंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व डीएसपी रहे हैं और यह बात जब सामने आई तो लोगों के बीच चल रही बहुत सी अफवाहें अपने आप ही खत्म हो गईं, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि शिप्रा किसी फौजी अधिकारी की बेटी है, किसी ने कहा कि वह किसी राजनीतिक परिवार की बेटी है, किसी ने कहा कि वह खुद भी किसी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं, जबकि असलियत यह थी कि उनके पिता पुलिस विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं और एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। शिप्रा के जीवन में भी अध्यात्म बचपन से ही जुड़ा हुआ रहा और यही वजह है कि वह राधा कृष्ण की भक्ति में हमेशा डूबी रहती थीं। कुछ समय पहले तक वह राधा मोहन नाम का एक YouTube चैनल भी चलाती थीं, जहां वह राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह की जाती है, प्रसाद किस तरह बनता है, पूजा पाठ से जुड़ी बातें किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में वीडियो बनाती थीं। और उनका यह चैनल काफी लोकप्रिय भी हुआ था, लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया था। लेकिन बाद में किसी निजी कारण से या शायद परिवार की इच्छा से यह चैनल अब YouTube पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आज भी उस चैनल को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि शिप्रा के पुराने वीडियो या उनकी भक्ति से भरी बातें सुन सकें। शिप्रा की पढ़ाई भी काफी अच्छी रही है और यह बात कई रिपोर्ट में कही गई है कि उनकी शिक्षा उच्च स्तर की है। हालांकि परिवार ने हमेशा से ही अपनी बेटी के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया और उनके निजी जीवन को बहुत शांत और सरल रखा, इसलिए सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी पहले नहीं मिलती थी। लेकिन जो लोग उनको जानते हैं वह यही बताते हैं कि शिप्रा बहुत सरल स्वभाव की लड़की है, बोलने में शांत हैं, व्यवहार में विनम्र हैं और बहुत सादगी से जीवन जीती है। भक्ति और सेवा उनके जीवन का मुख्य आधार रहा है और यही वजह रही कि उनका मन हमेशा आध्यात्मिक जगहों पर लगता रहा। और अब आते हैं उन बातों पर जिसे जानने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर इंद्रेश और शिप्रा की मुलाकात कैसे हुई, उनके बीच दोस्ती कैसे बढ़ी और यह रिश्ता कैसे शादी तक पहुंचा। बहुत सी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली कि दोनों के बीच कोई प्रेम प्रसंग था। कोई कहता था कि यह शादी अचानक से तय हुई, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है, क्योंकि मीडिया की बातचीत और परिवार से मिली जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों का एक दूसरे से पुराना परिचय था और घर वालों की जान पहचान पहले से थी। अब पारिवारिक रिश्तों के बीच अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं और इसी बीच शिप्रा कई बार वृंदावन कथाओं में जाया करती थीं और वहीं वह इंद्रेश उपाध्याय की कथा सुना करती थीं। उनकी कथा शैली से वह काफी प्रभावित भी हुई, क्योंकि इंद्रेश का बोलने का तरीका बहुत शांत और सरल है और वह जिस तरह भक्ति को लोगों के सामने रखते हैं वह हर किसी के मन को छू जाता है। और शिप्रा भी उनकी कथा को सुनकर आध्यात्मिक रूप से जुड़ती चली गई और धीरे धीरे दोनों के बीच परिचय बढ़ा और उस परिचय ने एक छोटी सी दोस्ती का रूप लिया। यह दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और दोनों परिवारों को भी लगा कि दोनों के विचार और जीवन शैली काफी मिलते जुलते हैं। एक तरफ शिप्रा बचपन से ही भक्ति से जुड़ी हुई थी, दूसरी तरफ इंद्रेश का जीवन शुरुआत से ही आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था, इसलिए दोनों के बीच समझ बनना काफी सहज था। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ही परिवार इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार थे, इसलिए किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग की बात महज अफवाहें थीं। मीडिया में फैल रही बहुत सी बातों में किसी तरह का तथ्य नहीं था, क्योंकि यह रिश्ता पूरी तरह पारिवारिक सहमति और आशीर्वाद से आगे बढ़ा था। अब शादी की बात करें तो इस शादी की तैयारियां कई महीने पहले से शुरू हो गई थीं और यह सुनिश्चित किया गया था कि आयोजन भव्य भी हो और साथ ही आध्यात्मिक माहौल भी बना रहे।
शादी की पूरी थीम वैदिक और आध्यात्मिक शैली पर रखी गई। ताज आमिर होटल को इसी अंदाज में सजाया गया। फूलों की महक से पूरा परिसर भर गया था। हल्की लाइटों के बीच मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। और जैसे ही इंद्रेश की बारात वृंदावन से निकली, बैंड बाजे की धुन के साथ हाथी घोड़े और सजे हुए रथ के साथ बारात का दृश्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इंद्रेश ने पारंपरिक शेरवानी पहनी थी और हाथ में चांदी की छड़ी लेकर जब वह बारात में निकले तो हर कोई उन्हें देखकर प्रभावित हो गया। बहुत लोग कह रहे थे कि यह बारात किसी राजा महाराजा की बारात जैसी लग रही है और किसी कथावाचक की नहीं। पूरा माहौल इतना भव्य था कि लोग यही कह रहे थे कि वृंदावन का आध्यात्मिक रंग और राजस्थान की शाही संस्कृति मिलकर इस शादी को एक यादगार आयोजन बना रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच कई लोग यह भी जानना चाह रहे थे कि आखिर शादी में कौन कौन आए थे और शादी का माहौल कैसा रहा, क्योंकि इस शादी की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर लगातार थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन कौन आकर आशीर्वाद देगा और शादी किस तरह हुई और इसके बाद जोड़े की अगली प्लान क्या है। आपको बता दें कि इस शादी का भव्य आयोजन जयपुर के प्रसिद्ध होटल ताज आमेर में हुआ और यह होटल दिल्ली रोड पर स्थित है और पूरी शादी को वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर सजाया गया। फूलों से लेकर लाइटिंग तक हर चीज को ध्यान से सजाया गया और शादी का पूरा माहौल इतना भव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि वहां पहुंचे हर व्यक्ति बस देखता ही रह गया। शादी में इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के परिवार के लोग पहुंचे और उनके अलावा कुछ चुनिंदा भक्त और अनुयायी भी शामिल हुए, जिनमें कई बड़े कथावाचक और संत शामिल थे। और सबसे खास बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शादी में पहुंचे और जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहां मौजूद थे और जया किशोरी, जो कि मशहूर कथावाचिका हैं, वह भी शादी में पहुंच चुकी थीं और लोगों ने उनकी तस्वीरें भी देखी। बहुत से लोग उत्सुक थे कि संगीत और मेहंदी की रस्म में कौन आया और वहां बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर विपराग ने भजनों की प्रस्तुति दी और उनकी आवाज ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। और इसके साथ ही इंद्रेश उपाध्याय ने भी अपने मुख से भजन गाए, जिससे वहां की भक्ति भावना और बढ़ गई। शादी में उपस्थित अन्य कथावाचक और गुरु जैसे कि अनुद्धाचार्य महाराज, जिन्हें लोग पुखी बाबा के नाम से जानते हैं, देवकी नंदन ठाकुर पुंडरीक गोस्वामी जी और पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज भी वहां पहुंचे और गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी ने भी आकर आशीर्वाद दिया और जयपुर के स्थानीय संत और महंत भी इस समारोह में उपस्थित रहे। और बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर देश विदेश से लगभग 500 से अधिक वीआईपी वीवीआईपी गेस्ट शादी में शामिल हुए और यह सब मिलकर इस शादी को और भी भव्य बना रहे थे। शादी के दौरान मेहंदी और संगीत समारोह भी भव्य ढंग से आयोजित किए गए और संगीत समारोह में बॉलीवुड के कलाकार और भक्तिमय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिससे यह शादी चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने देखा कि कैसे इंद्रेश और शिप्रा ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्में निभाई और सभी परंपरागत वैदिक मंत्रों का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई। बारात वृंदावन से निकली और इंद्रेश उपाध्याय सजे हुए शेरवानी में हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए थे और घोड़े, हाथी और बैंड बाजा उनके साथ था, जिससे बारात का दृश्य देखने लायक था और लोग बारात को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शादी में फूलों की सजावट और हल्की लाइटिंग के साथ मंदिर जैसा वातावरण बनाया गया था और शादी में उपस्थित हर व्यक्ति इस भव्य माहौल और आध्यात्मिक रंग से बहुत प्रभावित हुआ। शादी की रस्मों के दौरान जो खास बातें देखने लायक थीं, उनमें यह भी थी कि परिवार और करीबी मित्रों ने सभी रस्मों में सक्रिय भाग लिया और अनुयायियों और भक्तों ने भी आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शादी में उपस्थित सभी महंत और संतों ने विवाह संस्कार का शुभारंभ किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। और यही वजह थी कि यह शादी सिर्फ व्यक्तिगत खुशी का अवसर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक माहौल का भी प्रतीक बन गई। शादी की रस्मों के बाद रिसेप्शन का आयोजन हुआ और कुछ सूत्रों के मुताबिक रिसेप्शन में भी कई वीआईपी और बॉलीवुड कलाकार शामिल हुए, जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संजय दत्त और अन्य बड़े नेता और सामाजिक हस्तियां भी शामिल हुईं। और रिसेप्शन में लोगों ने जोड़ा को बधाई दी और आशीर्वाद दिया और रिसेप्शन में भी भजन और संगीत का विशेष आयोजन हुआ और पूरे समारोह में भक्ति और खुशी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। शादी के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा इस कदर बढ़ गई कि लोग लगातार वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे थे और हर कोई यह जानना चाहता था कि शादी की थीम और आयोजन का तरीका कैसा रहा। और लोगों ने देखा कि कैसे इंद्रेश उपाध्याय ने पारंपरिक और आध्यात्मिक रीति रिवाजों का पालन किया और शिप्रा शर्मा ने भी पूर्णतः पारंपरिक और सरल शैली में शादी के हर रस्म को निभाया। और यही वजह थी
कि यह शादी चर्चा का विषय बनी रही। शादी में कुल अनुमानित खर्चा लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच बताया जा रहा है और लोग इसे देखकर चकित रह गए, क्योंकि इतने भव्य आयोजन और इतनी महंगी सजावट देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि यह शादी किसी राजा महाराजा की तरह है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह शादी लगातार ट्रेंड कर रही थी और लोग यह भी जानना चाहते थे कि शादी के बाद यह जोड़ा कहाँ जाएगा और उनकी अगली योजनाएं क्या हैं। सूत्रों के अनुसार शादी के बाद इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा वृंदावन वापस लौटेंगे, जहां वह अपने अनुयायियों के बीच भक्ति कार्यक्रम और कथा वाचन जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में भक्तिपथ संस्थान की गतिविधियों में दोनों मिलकर सक्रिय रूप से भाग लेंगे। और यह शादी उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनी और दोनों परिवार और अनुयायी इस खुशियों भरे अवसर को पूरे दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन भी बहुत उत्साहजनक रहा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह शादी आध्यात्मिक और पारंपरिक शैली का अद्भुत मिश्रण थी। लोग कह रहे थे कि इंद्रेश उपाध्याय हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और अब उनके व्यक्तिगत जीवन में भी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। और शिप्रा शर्मा के सरल और विनम्र व्यक्तित्व ने भी लोगों के दिल में जगह बनाई और यही वजह थी कि दोनों की जोड़ी अनुयायियों और भक्तों के बीच पहले से ही लोकप्रिय थी। शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आगे दोनों की जिंदगी में कौन कौन सी नई पहल आएगी। और दोनों ने शादी के बाद भी अपनी निजी जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया है और आने वाले दिनों में वह वृंदावन में अपने भक्तिमय कार्यों और कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस शादी में कौन कौन आए थे, कैसे शादी का आयोजन हुआ, कहां पर हुई, शादी में क्या क्या रस्में निभाई गई और शादी के बाद जोड़े का अगला प्लान क्या है। और यह शादी केवल इंद्रेश और शिप्रा के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए भी खुशी का अवसर बन गई। और सोशल मीडिया पर यह शादी लंबे समय तक चर्चा में बनी रहेगी और लोग लगातार इस शादी की भव्यता और आध्यात्मिक रंग की तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी की पूरी कहानी। आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सबसे ज्यादा किस बात से प्रभावित हुए, शादी की रस्में या शादी का भव्य माहौल? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त और फैंस भी यह खबर देख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई और मजेदार खबर सबसे पहले जान सकें और हमारी अगली वीडियो भी मिस ना करें।